अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जुले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम लोगों को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लद्दाख रियलिटी शो में दिलदन नमग्याल जी को आमंत्रित करके लाया हूं। दिलदन नमग्याल जी के बारे में क्या परिचय दे, आप सभी लोग इनसे वाकिफ होंगे। दिलदन नमग्याल जी ऐसे एमएलए के रूप में यानी विधायक के रूप में वादी नोबरा को कश्मीर के असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट किए थे। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, मैं आपके सामने चंद प्रश्न रखना चाहता हूं लद्दाख की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, और मैं चाहता हूं इन प्रश्नों का उत्तर हमारी जनता तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। सर, मैं हमेशा जनता की आवाज बनकर लद्दाख के नेतागण के सामने आता हूं, और जनता जिन सवालों को पूछना चाहती है वो तमाम प्रश्न मैं लद्दाख के नेतागण के सामने निष्पक्ष तरीके से मैं हमेशा रखने की प्रयास करता हूं। तो सर, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू लद्दाख रियलिटी एंड मोहसिन बेटा, थैंक यू। धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे, सर पहले आप ये बताइए, राजनीति में आने का निर्णय आपने कैसे लिया? आपका ये जर्नी कहां से प्रारंभ हुआ? पॉलिटिक्स का करियर जो है, जब मैं कॉलेज में था जी, लद्दाख स्टूडेंट यूनियन चंडीगढ़, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, तो वहीं से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। मैं 2 टेन्योर लद्दाख स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का, चंडीगढ़ स्टूडेंट यूनियन का मैं 2 टेन्योर प्रेसिडेंट था। तो उसके बाद महसूस हुआ कि थोड़ा पॉलिटिक्स में ट्राई करें, मगर मैंने पैराशूट जंप कभी नहीं किया। मैंने ये सोचा कि थोड़ा पहले तो जहाँ पर मैं पैदा हुआ, अपने गांव नुब्रा कुवैत में, तो कुवैत एक हल्का है, एक पंचायत है। फिर मैंने वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट किया वहाँ पे अपने पंचायत में, तो वहाँ से मुझे अनकंटेस्ट भेजा लोगों ने एज अ सरपंच। 6 साल मैंने सरपंच किया, और सरपंच के दौर में पूरे लेह खित्ते में एक 93 सरपंच हुआ करता था पूरा लेह डिस्ट्रिक्ट का। तो एक पंचायत कोऑर्डिनेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। उस पंचायत में मैंने पूरे पंचायत का जो बजट सिस्टम जो लेह डिस्ट्रिक्ट का है, और पंचायत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है जो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वेलफेयर ऑफ द विलेजेस एंड इनहेबिटेंट्स और हाउस होल्ड, जैसे कि एमजी नरेगा होता है, इंदिरा आवास योजना है, ओल्ड एज पेंशन होता है, एंड डिसेबिलिटी पेंशन होता है। हर एक तमाम स्कीम्स को हमने ग्रास रूट पे लेके गया था उस वक्त। सो उस चीज़ में मुझे मतलब एक थोड़ा बहुत हल्के पंचायत के बजट सिस्टम का तजुर्बा हुआ, और डिस्ट्रिक्ट प्लान का भी तजुर्बा हुआ। तो मेरा सियासती करियर जो शुरू हुआ तो चंडीगढ़ स्टूडेंट यूनियन के तहत हुआ, और पंचायत सरपंच के। उसके बाद मैं पंचायत कोऑर्डिनेशन में जनरल सेक्रेटरी रहा कि हालांकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सरपंच का पंचायत में कोई सरपंच पढ़ा लिखा होता था, कोई नहीं होता था, तो उसको अवेयरनेस दे के हमने उनको इस तमाम जो सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम्स है उसको ग्रास रूट पे ले जाने के लिए हमने काफ़ी जद्दोजहद किए थे, एजुकेट किए थे, काउंसल किए थे। तो इस तरीके से लोगों के आवाम के दिल में शायद मुझे ठीक लगा होगा। फिर मुझे एक एमएलए का चांसेस मिला वहाँ से, नुब्रा खित्ते से, कांग्रेस पार्टी के मैंडेट से। और मेरे टाइम पर 4 कैंडिडेट थे, पीडीपी थे, कांग्रेस तो मैं खुद, पीडीपी थे, इंडिपेंडेंट थे, बीजेपी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ बहुत चैलेंज हुआ था। सो काफ़ी मार्जिन से जीता। तो 3.5 साल जम्मू कश्मीर में असेंबली में बैठा, बहुत तजुर्बा हुआ। हमारा टेन्योर छोटा था बट बहुत असरदार था जी। थैंक यू जी। और एक सवाल दिलदन साहब आपसे, आपको पता है इस समय लद्दाख की वर्तमान स्थिति कुछ अच्छी नहीं। बिल्कुल। इनको देखते हुए 2 बॉडीज की फॉर्मेशन भी किया, यानी लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। राइट। तो आप इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को क्या संदेश भेजना चाहते हैं? देखिए, एब्रोगेशन ऑफ 370 जब ये 5 अगस्त को मैंने, जिस दिन एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था, उसी दिन मैंने ले के मार्केट में गुलिस्तान चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। भाई देखो, ये जो यूटी ग्रांट किया हुआ है लद्दाख को, आई एम नॉट एक्सेप्टेबल as far as I'm concerned, as an ex-legislator, as an ex-MLA, I'm not acceptable to this move by the central government. तो उस टाइम तो लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पे मेरे को बहुत ट्रोल किया, रोस्ट किया कि ये देखो इसका अपना नौकरी चला गया, आप देखो बहुत दुखी है, इसका एमएलए सीट चला गया। मैंने कहा जब जम्मू खित्ते को जब लेजिस्लेचर देते हो
स्टेटहुड बहाल करते हो, उनको यूटी विद लेजिस्लेचर का एश्योरेंस दिया हुआ है, मतलब स्टेटहुड का एश्योरेंस दिया हुआ है, वेयर एज लद्दाख को रिप्रेजेंटेटिव मिनिमाइज किया आपका, क्योंकि 300 जब हम जम्मू कश्मीर में थे तो 4 एमएलए है, 2 एमएलसी है, तो इसमें पब्लिक सीधी तौर पर 6 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हम अपने असेंबली में जाते हैं कानून बनाने के लिए, अच्छा कानून बनाने के, या तो जो लद्दाख के इंटरेस्ट को अगर डैमेज होता है उसको मिटाने के लिए हम जाते हैं, वेलफेयर के लिए जाते हैं, तो सीधी तौर पर 6 रिप्रेजेंटेटिव का वहाँ खत्म हो गया। तो उस टाइम लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, देखो हम डिसएम्पावरमेंट हुआ है इस यूटी से, तो लोगों को उस टाइम का स्टेटमेंट तो पसंद, बट एक साल में पता चल गया कि लद्दाख को कि अब ठीक नहीं हो रहा है, वी आर यूटी विदाउट एनी सेफ गार्ड, क्योंकि लद्दाख को पूरा दरवाजा खोल दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनली खोल दिया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जब यूटी मिला तो उसके तहत तो लद्दाख इज ओपन फॉर एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, सो लद्दाख हैव नो एम्पावर टू डिसाइड देयर ओन फैक्ट बोलता है उसको। सो पता चल गया, उसी के हालात को मद्देनजर रखते हुए उस टाइम लगरुक कातसिरिंग और तुस्तन सब बीजेपी में थे, उस टाइम भी हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि तुस्तन साहब आप सोच समझ के चलिए, ये जो दिया हुआ है उस पर जो ग्रांटिंग ऑफ यूटी पर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा हमें, तो लिहाजा घूम फिर के लोगों को मालूम हुआ पूरे लद्दाख खिते को कि आना वही हुआ है जो होना ही था, तो एपेक्स बॉडी और केडीएफ फॉर्म हुआ, 4 पॉइंट जो एजेंडा है आपका अभी जो एट प्रेजेंट है, उस वजह से तो उसका स्ट्रगल चलता रहा। सर और एक सवाल है आपसे, आप कांग्रेस पार्टी का एमएलए यानी विधायक रह चुके हो कश्मीर के असेंबली में, तो सडन अचानक आप कांग्रेस से संन्यास क्यों ली? देखिए, मैंने कोई ऑफिशियली संन्यास नहीं लिया है, हाँ बेशक ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने नुब्रा के अवाम और ले कांग्रेस को भी पता, वी हैव सम डिफरेंसेस, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लेके तो हमने अच्छा इनपुट दिया था इनको कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, हाउ टू स्ट्रेंथन द पार्टी, और मैं भी इस फेवर में हूँ क्योंकि मैं 45 साल का 78 का मॉडल हूँ मैं खुद, तो 45 साल हूँ, तो यंगस्टर को और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ठीक करना बहुत जिम्मेवारी बनता है, जो उनके पार्टी का जो हेड ऑफ द अफेयर में होता है, जो हाईकमांड का, तो सो डिफरेंसेस हर रहा अनसुनी हुआ, तो फिर मैंने कहा है तो थोड़ा मैं रेस्ट ले लेता हूँ, बट मैं ये श्योर किया था उस टाइम की अब मुझे एक अच्छी चीज के लिए जाना पड़ेगा। उस टाइम जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट था, LUTF था, उसमें क्या था कि सारे पार्टी मिल के फाइट किया था, तो तभी हिल कौंसिल मिला, है ना। सो जब हिल कौंसिल बनने के बाद फिर अब सब अपने घर चला गया था, तो मैंने ये राय लिया, तो मैंने अपना रास्ता बदल दिया सिर्फ लद्दाख घर को बचाने के लिए। सो आई होली सोली सपोर्ट दी। मैंने जो एपेक्स और केडीए का है, जिसमें 6 शेड्यूल है, स्टेटहुड है, LPC है, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन है, सेपरेट जो MP सीट है ले और कारगिल, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने एपेक्स बॉडी को सपोर्ट करना शुरू किया था खुलेआम, विदाउट एनी फियर, इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख। तो क्या है कि अगर एक चीज़ बोलना ज़रूर चाहता हूँ, अगर आप किसी कांग्रेस के क्या बोलते हैं उसको रूप में आप किसी चीज को सपोर्ट करते हैं, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ये कांग्रेस का एक चाल लगता है ना जी। तो फॉर दैट पर्पस कि आपको एक पॉलिटिक्स भी आपको थोड़ा सेक्रीफाइस दे के अवाम के दिल में जाने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मैंने एपेक्स बॉडी में एज ए न्यूट्रल पर्सन मैंने पूरे मीडिया में हमें अनाउंस कर दिया कि आई स्टैंड विद द एपेक्स। और एक सवाल सर आपसे, आपको भी विदित थे और पूरे लद्दाख के जो जनता है उनको भी विदित थे, आजकल सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की जो नेतागण है वो खाली उस जगह पर आकर भाषण दे रहे। बिल्कुल, कांग्रेस की जो नेतागण है वो सोनम वांगचुक जी के साथ अनशन पर भी बैठ सकते थे, लेकिन उसके अलावा खाली भाषण देने का कार्य उस जगह पर आकर कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या खाली भाषणबाजी करने से क्या लद्दाख को 6वें शेड्यूल का दर्जा मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, वेरी वैलिड क्वेश्चन।
आपने कहा कि कांग्रेस वाले अनशन पर बैठते भाषणबाजी करते हैं। हाँ जी। जी। सिक्स शेड्यूल या स्टेटहुड, है ना, इस चीज को लद्दाख पूरे खित्ते में डिवाइड ऑफ ओपिनियन है जी। इसे मुद्दे के ऊपर, सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड के ऊपर। वो ओपिनियन क्या है मैं समझाता हूँ आपको। एक वेल एजुकेटेड यूथ लोग है, वो सिक्स शेड्यूल भी समझ सकता है, वो स्टेटहुड भी समझ सकते हैं। आप हमारे कौम में, हमारे पूरे लद्दाख खित्ते में एक तो बुजुर्ग लोग होता है जी। जो हम अजंगले और अमले आनेले बोलते हैं, जी। वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं जी। और उनको एजुकेट करना है ना। व्हाट एग्जैक्टली, मतलब ये सिक्स शेड्यूल है क्या चीज, जी। स्टेटहुड क्या चीज है, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन क्या चीज है, ये एमपी का 2 सीट होने से क्या फायदा है ना। तो इस मेन जो है अभी है कंसर्न है कि लद्दाख को सेफ गार्ड, तो सेफ गार्ड का जो मेन सिक्स शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, आपका 24 पेज का सिक्स शेड्यूल है। इसको इतना बड़ा बना दिया है लद्दाख में ना, गुमराह करके। तो ओपिनियन किस, उसमें कौन शिकार हुआ, जो गांव में बैठे हैं, बुजुर्ग है, अबले अनिले है, जो हमारा तबका जो इलिटरेट होगा, थोड़ा पढ़ा लिखा ना है, वो शिकार हो गया। तो आपने कहता है कि वहां जाके प्लेटफॉर्म बनाना, मेरे ख्याल में कोई भी पॉलिटिशियन अगर सोनम वांगचुक के कंधे पे चल के गोली मारेंगे तो मेरे ख्याल में वो गोली टारगेट को सही नहीं लगेंगे। अब लद्दाख को खित्ते को क्या है, क्या चाहिए इस टाइम, क्या चाहिए कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब सिक्स शेड्यूल का सपोर्ट कर रहा है, स्टेटहुड का सपोर्ट कर रहा है, उनको गांव जाना चाहिए जी। हर एक गांव में जाके व्हाट इज सिक्स शेड्यूल क्या है और इसमें क्या हमें इम्पावर होता है, हमें कैसे संवैधानिक ताकत मिलता है, उस चीज को एजुकेटेड होने के लिए बहुत जरूरी है वहां जाना, गांव में जाना एट ग्रास रूट लेवल। अब बच्ची हमारे गांव में क्या बोलता है, बुद्धिस्ट नुब्रा में दूसा बोलता है जी। निजे क्या कहता है वो बौद्ध तुर्तुप में वहाँ मजलिस, छोटा मजलिस बोलता है, हमें दूसा बोलता है, एक ग्राम सभा बोलता है। जी। तो उस चीज में जाना बहुत जरूरी है जी। रेदर देन सिटिंग ऑन द अनशन एंड शाउटिंग। जी। तो मेरा ये मानना है अभी भी लद्दाख खित्ते में पॉलिटिशियंस जो भी हो, अब अपकमिंग एस्पिरेशन जो भी लीडर बनना चाहता है, एजुकेटेड यूथ जो हर गांव में एजुकेटेड पढ़ा लिखा होगा, वो अपने माँ बाप को समझाए ये सिक्स शेड्यूल है, ये है स्टेटहुड, ये समझाना बहुत जरूरी है। और उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हर एक पार्टी का कि आप गांव में जाके इस चीज को समझे, ताकि ओपिनियन बराबर हो जाए, इलिटरेट और लिटरेट का दोनों गांव में ओपिनियन बने, तभी जाके हमारा ये मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग होगा। सर और एक सवाल आपसे, पीटी कुंजंग सर ने एक बात कही जब मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने ये कही कि कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण है वो सोनम वांगचुक जी के कंधे पर बंदूक रखकर फायर खोलना चाहते हैं। तो आपका इस पर क्या राय है, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी यही कार्य कर रही है? कांग्रेस को पार्टी जो पीटी कुंजंग बोल रहे हैं, चलो वो तो ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा, बट जैसे ही मैंने कहा बीजेपी ने तो जितना भी वहाँ अनशन हुआ, फास्टिंग क्लाइमेट फास्ट पे अनशन हुआ, सभी गांवों से सोनम वांगचुक साहब को सपोर्ट मिला, गैदर हुआ। सोनम वांगचुक को लोगों ने क्यों भरोसा किया, ये भी एक सवाल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ एक्टिविस्ट, ही इज अ वेल एजुकेटेड, ये एक नेशनल एसेट्स है, वो नेशनल तो इंटरनेशनल ग्लोबली नोन पर्सन है। तो उस मॉब में जैसे कि आप किसको भरोसा करके आया, एक एक्टिविस्ट और का थुस्तान साहब, लखरू काद सिंह है ना जी, वो उनके ऊपर मतलब काफी एफिनिटी है, लोगों को भरोसा है, जिसकी वजह से लखरू सिंह रिसेंटली फिर से रीअपॉइंट हुआ था, जीता था इलेक्शन में। तो उस प्लेटफॉर्म में वही चीज हो जाता है। आप पीटी कुंजा का कहा कि वो उसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा, हमने जाना था एज अ कांग्रेस पर्सन, हमने हर एक गांव में जाना था पहले से। पिछले साल भी फास्टिंग हुआ था जो फ्यांगथांग में हुआ था, सिगमोल के कैंपस में, उसी टाइम से हमने लोगों को एजुकेटेड करना है। कोई भी अच्छा मूवमेंट हो, किसी चीज का पहल हो, वो पूरे गांव से शुरू होना चाहिए मेरे ख्याल में। जहां तक मैं खुद सरपंच से आया हूं, तो लोगों की इस ओपिनियन को चेंज करने के लिए मेरे ख्याल में अनशन से, वहां बैठने से ज्यादा इम्पैक्ट क्या होता है कि गांव में जाके ये हमारे अबीले मेमेले और आनेले अबलेओं को समझा देता, तो मेरे ख्याल में वैसे भी स्ट्रॉन्ग है
पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा होना था ये। दिस इज द फैक्ट। सर और एक सवाल आपसे, बीजेपी के नेतागण का यही कहना है, हम भी चाहते हैं लद्दाख को सेफ गार्ड मिले, लेकिन हम 6वें शेड्यूल के अलावा और किसी सेफ गार्ड की डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से, और वो सेफ गार्ड प्राप्त करने के बाद लद्दाख की जो जनता है उनको सड़कों पर उतरने का नौबत कभी नहीं आ सकता। तो आपका इस पर क्या कहना है? बीजेपी के लिए मैं ये बोलूंगा, 5 साल ये एमएलए जो होता है, ये एमपी होता है, ये पार्लियामेंट में ये कानून बनाने के लिए जाते हैं, अच्छी कानून बनाने के लिए, और जो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो उसको खत्म करने के लिए जाते हैं, है कि नहीं। और पार्लियामेंट में देखो कई ऐसी चीज टूल्स होता है, ये नहीं कि आप पार्लियामेंट में जाके खड़ा होके बोल दे। स्टार्ट क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ट होता है, कट मोशन, हमारे टाइम कट मोशन होता है, बिल मूव करना होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन लाना होता है। कहीं वहां ऐसे पार्लियामेंट में कानूनी वो आपके पास हथियार पूरा वहां पर बिछा हुआ होता है, उसको अमल करके अपने रीजन खित्ते से जहां से लोगों ने आवाम ने वोट देके गया, उस कॉन्स्टिट्यूशनल की किताब को एक औजार बना के फिर आपने पार्लियामेंट में पेश करना होता है। अभी ठीक है, ये देखो आप सुनिए, बीजेपी बोलता है कि हम लद्दाख के सुटेबल के हिसाब से उसका एक कानून लाना चाहता हूँ। 2019 एक साल के बाद तो 6 शेड्यूल का डिमांड हुआ, और उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं, उनके मैनिफेस्टो में भी था। ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा भी आए थे, और ST/SC कमीशन ने भी रिकमेंड भी कर दिया था होम मिनिस्ट्री को कि आप लद्दाख खिते को 6 शेड्यूल दो, क्योंकि 97 पॉपुलेशन ये है करके। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि बीजेपी जो बोलता है यार आज की तारीख में हम तो ऐसा लाएंगे, तो 5 साल में उसका मैं ये समझाता हूँ आपको, दुनिया पूरे लद्दाख खिते को ये चीज समझना चाहिए। अगर ये चीज लाता तो 5 साल में उसको ड्राफ्टिंग पॉलिसी के तहत MP साहब जो है उनको ये पूरा बिल फॉर्म में पार्लियामेंट में मूव करना था, और बिल फॉर्म में आपने उसको लिखना था 6 शेड्यूल क्यों है वो करके ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, लंबा चौड़ा है नहीं 6 शेड्यूल का, उसमें अमेंड करके जिस तरीके से एक ड्राफ्ट पॉलिसी एपेक्स और KDA ने किया था बिल फॉर्म में, हाजी साहब ने जो सबमिट किया था ना होम मिनिस्ट्री को, उस बिल फॉर्म में करके वो पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करना था, उसने पार्लियामेंट के टेबल पर रखना था। स्पीकर साहब, क्योंकि मेजोरिटी दोनों हाउस में था बीजेपी का, तो बताए तो सही हमें ये चाहिए करके। आज की तारीख में बीजेपी के हाथ में कोई ड्राफ्टिंग पॉलिसी 5 साल में पार्लियामेंट में कभी सबमिट नहीं हुआ, ये पूरे लद्दाख को पता है, और वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में भी नहीं है कि कुछ क्या चाहिए। अगर चाहिए तो ये लिख के देना चाहिए ना। तो और बजाय उसके इन्होंने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया, बहुत कंफ्यूजन, ये है वो है ये है वो करके, तो वो कंफ्यूजन जितना स्नो बॉल होते, मतलब मैं समझता हूँ 100 झूठ को छिपाने के लिए 200 झूठ हुआ, फिर 1000 झूठ बोला, एक दिन वो झूठ फट गया। फटा कि नहीं? तो फट के तो जमयांग साहब को मैंडेट भी नहीं मिला। दिस इज द रिपरकशन ऑफ मिसगाइडिंग द पीपल ऑफ लद्दाख। अभी इलेक्शन में क्या होगा गॉड नोस। तो मेरे ख्याल में कोई भी आप एज ए यूट्यूबर या आप एज ए न्यूज चैनल बताइए, पूछिए पीटी कुंजांग जी से, स्पोक्स पर्सन है, कौन सा ड्राफ्टिंग पॉलिसी आपने 5 साल में पार्लियामेंट में टेबल किया, बोलो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो एक RTI फाइल कर दो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में, उसमें से भी निकल जाएगा 1 महीने में, आज की तारीख में भी। सो दिस इज द रियलिटी कि हालांकि है बहुत सिंपल चीज है, अगर कर देता तो दिखा देता है ना। 6 शेड्यूल और स्टेटहुड में मैं आपको आवाम को ये बताना चाहता हूँ, लंबा बिल्कुल मत सोचिए। लोगों ने इसको बिल्कुल इतना बड़ा बना दिया कि एक कमरा भर के एक किताब, कुछ नहीं है। 6 शेड्यूल में आपके हिल कौंसिल को कानून बनाने का ताकत है, ठीक है जी। स्टेटहुड में आपका MLA आएगा, जिस तरीके से हम हैं, उसको कानून बनाने का हक है। बस यही दो है, दोनों में फायदा है, बस यही मैं कहना चाहिए। सर और एक सवाल आपसे, कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण है वो बार बार यही कह रहे कि यदि केंद्र के अंदर कांग्रेस सत्ता संभालती तो हम वादी लद्दाख को 6वें शेड्यूल का दर्जा जरूर ब जरूर ला कर देंगे,
लेकिन वो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर के बारे में कोई बात नहीं नहीं कर रही। हम्म, तो आपको क्या लगता है, क्या यदि कांग्रेस केंद्र में यदि कांग्रेस सत्ता संभाले तो क्या वादी लद्दाख को 6वें शेड्यूल और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का श्रेय दे सकती है कांग्रेस पार्टी? मैं ये चीज़ तो मैंने उनका एक मैनिफेस्टो देखा था, उर्दू में लिखा हुआ था, तो उसमें दिखा था कि सीधा 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख। जी एक में ये लिखा था कि अमेंडमेंट ऑफ 6 शेड्यूल, तो कांग्रेस का, एंड स्टेटहुड वाज नॉट देयर। तो कांग्रेस ने पहले भी जब एज एमएलए जब मैं ये पार्लियामेंट में श्री अंबिका सोनी के पास मैं भी गया था, जोरा साहब भी गया था, और ये जो अपना नमजल भी था, ये क्या कहते हैं अभी जो एमपी का कैंडिडेट है, जी तो पार्लियामेंट में भी उन्होंने राज्यसभा में भी अंबिका जी सोनी ने भी रेस किया था। जी और इसके ऊपर श्री राहुल गांधी ने भी एक एडजॉर्नमेंट मोशन जी मूव किया हुआ है, आपने सुना होगा ना, जी विच वाज उसको स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट ओम बिरला ने नहीं किया था, क्योंकि 6 शेड्यूल, वहीं से एक इशारा तो पता चल जाता था कि बीजेपी वाज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग 6 शेड्यूल इन दिस। और अब मैनिफेस्टो में आ गया, हाँ जी, अमेंडमेंट ऑफ 6 शेड्यूल। अब अमेंडमेंट ऑफ 6 शेड्यूल जो बीजेपी बोलता है कि हम 6 शेड्यूल में जो जो ठीक होगा, है ना, वही लाएंगे। या तो अमेंडमेंट ऑफ 6, पहले तो हमें ट्राइबल एरिया भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब एश्योरेंस दिया हुआ है, अब उसको जब कांग्रेस की सरकार आएंगे तो उनको मजबूरी भी है। अब ये कभी नहीं सोचना कि ये मूवमेंट फॉर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड, ये जो एपेक्स और केडी, ये खत्म होगा, कभी नहीं होगा। ये जो भी पॉलिटिशियंस हो आज की तारीख में एक प्रोवाइडेड दैट कांग्रेस ने कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट किया हुआ है, मगर आज की तारीख में बीजेपी का मैनिफेस्टो आज की तारीख में मैंने नहीं देखा है। लद्दाख खित्ते के लिए कौन सा सेफ गार्ड देंगे, आपने देखा? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, पूरे आवाम ने नहीं देखा। तो कोई भी पार्टी आओ, ये अंधाधुंध एश्योरेंस नहीं चलेगा। आप इनका मैनिफेस्टो में होगा तो उनको निभाना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरीके से लद्दाख खित्ते में बीजेपी को ये सोनम वांगचुक का जो मूवमेंट था, वो इसको बहुत लाइटली लिया था, ये बाद में गले का हड्डी बन गया, बना कि नहीं? बीजेपी के लिए सरदर्दी बना हुआ है। तो मैनिफेस्टो में कांग्रेस का सरकार आए तो अब तो अलायंस आएगा ना, या तो एनडीए अलायंस है, बीजेपी में कौन, बीजेपी का भी अलायंस है, एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस है, तो उनका एश्योरेंस के हिसाब से उनको कमिटमेंट देना ही होगा। जी सर, और एक सवाल आपसे हेल्थ सेंटर को लेकर। चंद महीने पहले हेल्थ सेंटर के ऊपर मंदिरों का नाम लिखा गया था, बिल्कुल, जिसमें लोग भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण थे उनको टारगेट कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बुद्धिस्ट लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, तो हेल्थ सेंटर के ऊपर मंदिरों का नाम लिखने से उनको भी दर्द होती होगी। जैसे पीटी कुंजंग सर ने इंटरव्यू में मेरे से एक बात कहा उन्होंने कि 6वें शेड्यूल ना मिलने पर यह दर्द हम लोगों को भी है, क्योंकि हमारे भी जो बाल बच्चे हैं आगे, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आगे। तो आपका इस पर क्या राय है? क्या इस पर भी हमें भारतीय जनता पार्टी के नेतागण को टारगेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। पीटी कुंजंग अगर ऐसा बोलता है, क्या कहता है, ये द नोमेनक्लेचर ऑफ हेल्थ सेंटर्स, जी एलएचडीसी एक्ट 1997 में साफ सुथरा लिखा है कि पूरा डिपार्टमेंट जो है आपका सब्जेक्ट है, दैट होली सोली कम्स अंडर द एलएचडीसी, ले एंड एलएचडीसी एक्ट। जब एक्ट 1997 में लिखा है तो ले और करगिल के अंडर आता है। स्कूल्स, मेडिकल्स, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, व्हाटएवर, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सॉरी, व्हाटएवर। इसमें क्या हुआ है, इसमें इन्होंने आरोग्य मंदिर लिखा है, विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ हिल काउंसिल के कानून के स्पिरिट, उसके खिलाफ हो गया उसमें। अब कहता है कि बीजेपी बोलता है कि हमें हिल काउंसिल को इतना पावर मिला है, हमें 350 करोड़ हुआ, बजट इनहेंसमेंट हुआ, ये पावर मिला है, वो पावर मिला है। देखिए, पावर भी दो तरीका होता है, वन इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो पैसे की पावर, एक तो डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग वो होता है कि आता वो आपका जो कैसे आप उसको डिसाइड करोगे हर एक पॉलिसीज को। तो आपको पैसा दिया है, मगर आप
का ये बांधा हुआ है। तो ये जो आरोग्य मंदिर वाला इश्यू हुआ था, दैट इज होली सोली फेलियर ऑफ बीजेपी लेट एलएसडीसी। हिल कौंसिल में कौन पावर है? बीजेपी है, वो तो आपको मानना पड़ेगा। बीजेपी का सीसी है, मानना पड़ेगा। मगर उसमें बाद में फिर ये जो मुद्दा कहाँ आ गया, पवन कोतवाल साहब के पास, गवर्नर साहब के पास आ गया। तो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया न्यूज में कई बार कि हाँ हम इसको आरोग्य मंदिर को लिखेंगे, कुछ लद्दाख की मतलब बुद्धिक के उसमें लिखेंगे। बाद में वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ओपोजिशन भी खामोश हो गया, कांग्रेस वाले भी। उसके बाद है ना, जब रूलिंग भी फेलियर है तो ओपोजिशन भी फेलियर है। थोड़ा बहुत उठाया, या तो अंजाम तक लाना चाहिए दोनों मिलके, है कि नहीं? व्हेन इट इज द स्पिरिट जॉब, जब आप हिल कौंसिल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों तनख्वाह खा रहे हैं, तो आवाम का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं, तो इस चीज को एक कॉन्क्रीट रिजल्ट लाके, अभी भी आप पूरा नुब्रा में देखिए, कहीं भी देखिए, आरोग्य मंदिर स्टिल देयर। हुआ तो कुछ नहीं है ना। उससे क्या हुआ कि देखो हम माइनॉरिटीज है, आप लद्दाख में बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों है। आप ऐसे चीजों में एक आपने गांव में एक हॉस्पिटल के ऊपर मंदिर लगाया तो ऑब्वियस सी बात है, मंदिर को मैं बुरा नहीं मानता। जब हिल कौंसिल होने के बावजूद भी मंदिर लगाते हैं तो देन इट्स कम्स टू थोड़ा पिंच हुआ कि दिल पे लगा कि यार ये आइडेंटिटी कहाँ जा रहा है हमारा, मंदिर लगा रहा है। सो इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट होना था, बट इसमें होली सोलिस रिस्पॉन्सिबल तो मैं करता हूँ, पीटी कुंजांग हो या बीजेपी हो, या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये डिसएम्पावरमेंट ऑफ एलएसडीसी एक्ट एंड एलएसडीसी ले एंड कारगिल। सर और एक सवाल आपसे, जैसे आपको भी विदित है कि चुनाव इस समय 20 तारीख को वादी लद्दाख में भी होने वाले 20 तारीख, तो इस चुनाव में हमें कौन सी पार्टी को सपोर्ट करनी चाहिए, या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? आप इस पर मैं प्रेस नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं 6 शेड्यूल और स्टेटहुड और 4 एजेंडा पर, है ना जी, जो विच इज जो पहल किया हुआ है एपेक्स बॉडी और केडीए ने, वो मैं उस चीज पर बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अब आवाम का अपना मर्जी है, 5 साल में लद्दाख में क्या बीता होगा वो आवाम खुद को पता है कि कहाँ वोट करना है कि नहीं, है कि नहीं। तो एज फार एज मैं अपने वोट का, मैं अगर आप पूछे तो जिसका मैनिफेस्टो में सीधे तौर पर 6 शेड्यूल लिखा हो तो मैं उस पर जाऊंगा। एंड वेयर इज द पॉलिटिकल सिनेरियो, अभी लोगों को तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसको नहीं देना चाहिए, इसको दे दो, है जी। अब बीजेपी भी अब तो मेरे 8 दिन बच गए, बीजेपी का भी मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल आने वाला होगा, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना। तो आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि हम वोट दे रहा है, वो लोग पावर है इस टाइम। तो मैनिफेस्टो तो ये होता है कि मैं आपके लिए ये दूंगा, आप मेरा वोट ले लो, है ना। नाउ पॉलिटिशियंस एंड पार्टीज आर द बेगर्स, वो है हमारे पास भीख मांगने वाला। तो हमारे लिए क्या देंगे, वो पढ़ लिख के मैनिफेस्टो उसी के हिसाब से चलना होगा। और एक चीज, अब ले में बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो गया है अभी जी। तो ये इट सीम्स टू मी, मुझे तो ये दिखाई देता है कि एक ट्रायंगुलर सीरीज है, हाँ जी। तो ये नंबर गेम है जी। तो कारगिल में मेरे ख्याल में 98,000 कुछ है जी। और इधर 88 या 89 है। एंड कारगिल इज लीड बाय, मतलब वोट के उसमें अब तो हम प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना, हमें मैथमेटिक्स जानना होगा इसमें। तो 7,000 उधर ज्यादा है, तो इधर 88,000 है, हाँ 89,000 है, हाँ। तो उसको डिवाइड हो जाएंगे, तो वहां से कुछ इधर आएंगे, इधर से कुछ वहां जाएंगे। तो मुझे लगता है ये वन साइडेड लग रहा है अभी तक पिक्चर में। बट लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि कौन एश्योर करता है कि आपके इस 4 पॉइंट एजेंडा और ये जो एपेक्स बॉडी और सोनम वांगचुक के मूवमेंट में जो 6 शेड्यूल स्टेटहुड, एलपीसी और ये सेपरेट एमपी सीट्स है ना, उस चीज को कौन ओवरऑल किसके उसमें लद्दाख का वेलफेयर है, लद्दाख का सेफगार्ड है, वो जांचना, परखना और उसको फिल्टर करके अपने मन में फिर वोट डालना, वो आवाम की जिम्मेवारी है जी।
सर और एक सवाल आपसे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवंग रिगजिनजोरा जी ने एक बात कही अपनी भाषण में कि लद्दाख की जो एमपी की जो सीट है वो उसका हकदार बुद्धिस्ट है, और कारगिल की जो एमपी की जो सीट है उसका हकदार है मुस्लिम। कश्मीर की, सॉरी सर, कश्मीर की एमपी की जो सीट है उसका हकदार है मुस्लिम। दूसरी ओर जम्मू की जो एमपी की जो सीट है उसका हकदार है हिंदू। तो आपको नहीं लगता है ऐसी बातों से, ऐसी अनर्गल बयान से विभिन्न धर्मों के लोगों को ठेस नहीं पहुंच सकती इससे? देखिए, जोरा साहब ने जो स्टेटमेंट बोला, वेदर वो स्लिप ऑफ टंग था, इंटेंशनल था, मैं आई कैन नॉट कमेंट अपॉन, क्योंकि जोरा साहब, मैं एज ए इंडिविजुअल जोरा साहब, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बट मैंने रिएक्शन देखा उस स्टेटमेंट के बाद, काफ़ी रिएक्शन देखा, कारगिल में भी देखा, कुछ यहाँ पर भी देखा, बट दैट शुड बी अवॉइडेड। मतलब वो बोलना ज़रूरी नहीं था मेरे ख्याल में, है ना जी। मैंडेट ये कारगिल और लेह को जो बीजेपी का तो साफ तौर पर बुद्धिसी होगा, मतलब उसका तो कारगिल में मैंडेट देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, या मतलब ये होना तो नहीं चाहिए था, बट जो हो गया हो गया। और ये हमेशा कांग्रेस के लिए गले का हड्डी बना हुआ है, कारगिल कांग्रेस है, क्यों कम्युनल लाइन पर जाता है, एमपी सीट है ना। तो ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे फायर बैक हो जाएगा ये ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं नुब्रा का एमएलए था, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ये हमारा ठीक से रिमोच है और ये हमारा सुमुर में एक बड़े सा हमारा पुराना मोनेस्ट्री है, समस्तनलिंग गल्दन ठिजुर रिमोच है। उनके बदौलत जब मैं एमएलए था तो मुझे हिज हॉलीनेस को नुब्रा में उन्होंने इनवाइट किया था, तो मुझे भी सर्विस करने का 2 बार यरचोस छुनमो मिला। तो मैंने एक चीज़ बहुत और हिज हॉलीनेस एंड वेरी कीन टू, मतलब तुर्तुक में भी विजिट करते थे। और मैं वो दिन कभी मैं भूलता नहीं हूँ कि जब मैं खाना खा रहा था उनके साथ डाइनिंग, मतलब तो दलाई लामा जी ने ये बोला था कि since you are a politician, you are a MLA, never ever mix religion and politics. If you cocktail that, and this will be a disaster for your society. मैं उस चीज को कभी नहीं बोलूंगा। मतलब उन्होंने मुझे ये हिदायत दिया था कि आप अगर नेता हो, एमएलए हो, तो मजहब और सियासत, अगर ये दोनों कभी मिक्स नहीं करना। हाँ जी, अगर मिक्स हो जाएंगे ना, फिर इससे ज्यादा हार्मफुल किसी खित्ते और किसी आवाम के लिए सबसे बड़ा हार्मफुल होगा, डैमेज होगा। तो उस चीज को हमारे लोग यहाँ हिज हॉलीनेस लद्दाख में क्यों आता है, हर गर्मी में यहाँ छुट्टी बिताने के लिए आता है, रिलैक्स के लिए आता है, डिस्पाइट कि उनको हर एक फॉरेनर्स से इनविटेशन आता है। तो उस चीज को जब हम फॉलो भी करना चाहिए इस चीज को। और बोगदंग और तुर्तुक और पूरे नुब्रा के खित्ते को पूछो कि मेरे टेन्योर में कभी मैंने उस प्रिज्म, उस एंगल, उस चश्मे से कभी नहीं देखा था कि ये लोग यार मुस्लिम है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, थोड़ा इसको छोड़ के रखो। हालांकि मैंने बोगदंग जैसे एरिया में, आपके खित्ते में टैक्सी, क्योंकि 71 में जो फैमिली डिवाइड हुआ था, उस रास्ते को खोलने के लिए मैंने काफी जद्दोजहद रेजोल्यूशन किया था। सो लद्दाख के आवाम के लिए ये मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अभी के दौर में, इस ट्रांजिशन पीरियड में, लद्दाख खित्ते को एक ऐसा सेफ गार्ड चाहिए अंडर द 6th शेड्यूल और स्टेट या लेजिस्लेटिव पावर चाहिए हम 6th शेड्यूल या स्टेटहुड के दोनों के मीडियम से। अगर इस दौरान हम डिसयूनिटी हो जाएंगे ना हर एक चीज में, फिर मेरे ख्याल में हम अपना घर भी बचा नहीं पाएंगे। सो पीस, ट्रंक्विलिटी, हार्मोनी जो एस प्रिज बाय, जो दलाई लामा जी ने हर एक धार्मिक गुरु और इंक्लूडिंग परम धर्म दलाई लामा जी ने जो बोला है, उस नक्शे कदम पर चलना, गांधीवाद के ऊपर मोरोवर, उस चीज को हमें उसके रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। हम एक होके ही कुछ मिल सकता है, डिवाइड होगा तो मेरे ख्याल में फिर कुछ और मिलने वाला है हमें। सर और एक सवाल आपसे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भाषण में एक बात कही
कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो आप कांग्रेस पार्टी के एमएलए रह चुके हो, तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या इस बार नरेंद्र मोदी सरकार 400 पार कर पाएंगे? जहां तक अब नेशनल मीडिया की तो बात ही नहीं रहा, अब तो मीडिया रहा नहीं है जो एक बैलेंस व्यू। तो मैं ज़्यादातर ये बीबीसी वगैरह देखता हूँ और कुछ चैनल देखता हूँ, उसके असेसमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि कंट्री के लोग ये जो मोदी जी ने किया हुआ है उसका पॉलिसीज, कई कई पॉलिसीज ठीक नहीं है। उसमें ज़्यादातर एक वन रिलीजन ओरिएंटेड ज़्यादा है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से लोगों को इन्फ्लेशन की वजह से, जो जॉब की वजह से, महंगाई और बेरोज़गारी के हिसाब से, और कुछ ऐसे ऐसे पॉलिसियाँ थे जो कि हमें माइनॉरिटीज़ और कभी कई कास्ट और ट्राइबल जो एक सेक्ट है, तबका है, उनके लिए जो बनाया है। मेरे ख्याल में इन पॉलिसियों को देखें, मेनली तो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयड है, महंगाई, इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से मुझे तो ये एक नैरेटिव लगता है आपकी बार 400 पर। एंड गॉड नोस अब क्या होता है। अब पोलराइजेशन का चक्कर चल रहा है आजकल, तरक्की की बात नहीं कर रहे कि पोलराइजेशन कैसे हो। मैं हिंदू के हूँ, हिंदू के ऊपर कैसे पोलराइज हो, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम के ऊपर कैसे पोलराइज हो, मैं बुद्धिस्ट हूँ, ये पोलराइजेशन। मतलब कहने का मतलब है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रिलीजन, मजहब को सियासती तौर पर ले जाना। मुझे लार्जर इंटरेस्ट में तो जो गरीब के घर में चूल्हा जलाने के लिए और गरीब के घर में कैसे एम्प्लॉयड जनरेट हो, और आर्मियों का जैसे अग्निवीर जैसे ऐसे गंदे पॉलिसी लाए, उस चीज़ पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। सो कह नहीं सकता है, मगर जो पहले जो लहर था वो आज की तारीख में मोदी जी का बिल्कुल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और लद्दाख में एप्रीहेंशन बहुत है बीजेपी के ऊपर, तो ग्रीवेंसेस बहुत है उनके ऊपर, और जिसका खामियाजा जमयांग सिंह नामग्याल को भुगतना पड़ा एज ड्रॉप ऑन द रेस्ट ऑफ द मैंडेट। सो कह नहीं सकता है। सर, और एक सवाल आपसे मैं अब आपको 7 अप्रैल की तरफ ले जाना चाहता हूं। तो अब अभी न्यूट्रल तरीके से लेह अपेक्स बॉडी को सपोर्ट करते हो, तो जिस दिन 7 अप्रैल के दिन पश्मीना मार्च रखा गया था, राइट। तो उस पश्मीना मार्च के माध्यम से लेह अपेक्स बॉडी के जो सदस्य है वो भारत सरकार को क्या दिखाने की प्रयास कर रहे थे? इसमें देखो बेटा, लद्दाख खित्ता जो है एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है, दुनिया भर में मालूम है, इसको कोई करने हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और ये लद्दाख, स्पेशली ये लद्दाख एक्सट्रीम नॉर्थ में हम जाओ, अपने नुब्रा में पाकिस्तान है, एक ईस्टर्न साइड में पूरा इस दौलत बेग से लेके आप पंगों साइड में भी चाइनीज, ईस्टर्न साइड में चाइनीज है। ये वो मैसेज ये कन्वे करना चाहता था। और कुछ ट्वीट्स और फेसबुक्स, कुछ ट्वीट्स और सोशल मीडिया पे सिमोन सोनामाचू के इस एपेक्स और केडीए के एपेक्स के मूवमेंट को थोड़ा गलत नैरेटिव से लिया कि ये चाइनीज के साथ ये है वो है करके। इसको ना नैरेटिव ये था कि मैसेज ये नेशनल और इंटरनेशनल को ये कन्वे करना चाहता था कि सिंस इंडिपेंडेंट ये कौन गवाह है, ये इतिहास गवाह है ना, खुदा कुंचो गवाह है इस बार, कि ये करना चाहता है कि लद्दाखी लोग कितना ईमान के साथ भारत माता के साथ था सिंस इंडिपेंडेंट। 48 के जंग में भी हुआ था, हुआ कि नहीं? 48 के जंग में हमने निभाया लद्दाख के लोगों ने। तो 62 के जंग में, अरे 62 के जंग में तो नुब्रा वालों ने बिना हथियार के, मतलब वहां हथियार बना के पूरा टूल्स बनाया, हाँ गिनती बेलचा बनाया, तो बना के एक जहाज गोरो नहीं बना दिया 62 में। फिर आप देखो 71 में जंग में देखो, और कर्नल रिंचन ने नुब्रा गार्ड बनाया था कि नहीं? तो बिना बंदूक, उस टाइम तो 303 था कि नहीं? कोई वो हाई फाई वेपन तो था नहीं, लोकल्स मेड खाने के। वहां तो तुर्तुक जैसे इलाके को लाइब्रेट किया, पाकिस्तान से आजादी दिला 71 में। 99 में देखो लद्दाख स्काउट का कितना खतरनाक एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल में 55 से ज्यादा तो लद्दाख स्काउट को गैलेंट्री अवार्ड था, खुद भारत सरकार ने अवार्ड दिया है कि दे आर हॉनेस्ट टू द इंडिया। तो फिर गलवान में देखो, पूरा गलवान में ईस्टर्न साइड में जब चाइनीज में वहां अपने जवानों का वो शहीद हुआ था, तो हमें चंगतंग के भाई बहनों ने अपना घर से वो लद्दाख की रोटी बना के बॉर्डर पर पहुंचाया, पानी छोड़वाया।
तो ये जताना चाहता था कि हमने आखिर कहाँ गुनाह किया मोदी जी आजादी के बाद है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हम बैठा है, हमने बॉर्डर एरिया को हमने प्रोटेक्ट किया करके रखा है। तो इस चीज को, क्योंकि जो वहां एक्चुअल में हुआ, ग्रेजिंग लैंड कई सारा ऑक्युपाइड किया हुआ है, मतलब इंट्रूड हुआ है करके दुनिया दिखा रहा है। और चंगतांग वाले खुद जो बाशिंदा इनहेबिटेंट्स जो वो बॉर्डर एरिया पे जो रिजाइड कर रहे हैं, वो खुद बोल रहा है कि हमारा इतना इलाका चला गया, ग्रेजिंग लैंड चला गया, वो बेल बकरी के लिए वो ग्रेजिंग लैंड चला गया। तो उस चीज को जताने के लिए अगर कोई लड़ सकता है तो हम लद्दाखी लड़ सकता है ऐसे टफ टाइम पे। तो उस चीज को जताने के लिए, एंड मोर ओवर एक मीडिया में एक खबर चला है कि क्यांगचुथांग साइड में, इस ईस्टर्न साइड में अदानी को एक सोलर मेगा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक लैंड अलॉट हुआ है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 60,000 लेबर आ रहा है। तो इस चीज को, जो एक ग्रेजिंग लैंड के ऊपर इंक्रोच है, जो उसको जो बेल बकरी नोमैड्सों का वहाँ ये ग्रेजिंग लैंड था, तो उनके आमदनी और उनके एग्जिस्टेंस को खतरा था। उस चीज को और इंडस्ट्रियलाइज होने के खतरे को देखते हुए उस चीज को भी देखने के लिए उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया था। बाकी जो लद्दाखी के खून में जो नेशनलिस्ट है, हाँ, अपने भारत माता की खातिर, उस चीज को दिखाने के लिए ये मूवमेंट एपेक्स बॉडी ने किया था। बाकी जो नैरेटिव सेट किया वो गलत चीज, जो एंटी इंडिया ये बोल रहा है, मेरे ख्याल में उनको शर्म आना चाहिए इसकी चीज के लिए। सर अंतिम सवाल सर आपसे, आपने वादी नोबरा को ऐसे एमएलए के रूप में कश्मीर के असेंबली में रिप्रेजेंट किए थे, राइट। तो अब मैं नोबरा की तरफ एक बार जाना चाहता हूं। तो इस समय वादी नोबरा के अंदर प्रचार तंत्र चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के जो पार्टी है उनके द्वारा। तो इस समय आप मुझे ये बताइए सर कि नोबरा के जो लोग हैं वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आखिर नोबरा की जो जनता है वो इन दो पार्टीज के सामने किन मुद्दों को रखना चाहिए इस समय। नुब्रा ऐसा, अभी तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रहे, ऐसा सेपरेट वैली, ब्यूटीफुल वैली, नुब्रा के आवाम को मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो है एक वाइल्ड लाइफ एक्ट हुआ है 1987 वाला, 370 से पहले, हाँ लॉ होता है तो 370 से पहले तो हमें प्रोटेक्शन था। सबसे जरूरी उसको डी नोटिफाई करना, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट नुब्रा खित्ते से, जिसकी वजह से हमें टूरिज्म एवेन्यूज में, टूरिज्म में कोई भी चीज, कोई भी स्टार्टअप करे, कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ, उसको हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक हो, बैंक, सारे बैंक ने हमें अनएम्प्लॉयड यूथ को लोन देना बंद कर दिया। एक गंदा कानून लाया, कानून में एक ऑर्डर जारी हुआ था 2022 में, उसमें जितने भी नुब्रा में नतोर का सकत है, जिसके पास नतोर है, आपके पास, आपके किसी हाउस होल्ड के पास नतोर है, उसको ट्रेड किया, इलीगली जो म्यूटेशन किया है उसको नल एंड वाइट कर दिया। तो पहले तो हमें क्या हुआ था, एक शसरा और एक खसरा हो जमीन, उसके ऊपर बैंक लोन दे देते थे। नतोर वाला एक हॉन्टेड आया। अब देखो ये वाइल्ड लाइफ की वजह से हमें कोई भी बिजनेस यूनिट वहां नहीं लगा सकते हैं। अब नुब्रा में जितना ले में 6 लाख टूरिस्ट आएगा तो नुब्रा में भी 6 लाख जाएगा, ऐसे करके पंगोंग से घूम के आएगा। तो कोई भी यूथ एस्पिरेंट, अब सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकता, स्टार्टअप करना चाहे बैंक से लोन लेके थोड़ा बहुत वहाँ कैंप, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, हाई फाई, बैंक्वेट भी खड़ा करना चाहता है, तो उसका स्कोप रिड्यूस कर दिया कि यहाँ पे हमें फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द बैंक, वो उसका दरवाजा भी बंद हो चुका है। डी नोटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1987 को मुद्दा बिल्कुल लोगों ने उठाना पड़ेगा, हर एक कैंपिंग में, कांग्रेस के सामने भी, बीजेपी के सामने। और एक चीज ये नतोर वाला है, ये नतोर जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वो ऑर्डर पास किया था जो पूरे लद्दाख खित्ते में हो गया। सो और एक ये डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जिसके ऊपर मैंने बहुत चिल्लाया। अब डिजिटाइज करना है तो बाकी जो बैरन लैंड है, नतोर है, ये किसके नाम से जाएगा भाई? तो ये इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि लद्दाख में हिल कौंसल है, एलएसडीसी एक्ट 1997 सेक्शन 42 में क्लियर लिखा है कि ये जो बैरन लैंड है, लैंड अलॉटमेंट है, पूरा ये हम
हिल कौंसली दे सकता है जी, ना। जी, उस मुद्दों को अब मुद्दा रखना पड़ेगा। अब नुब्रा में जो भी गंदा पॉलिसीज होता है वो नुब्रा से ही होता जी, है ना। आपके मुस्लिम में क्या होता है, हलाल करना शुरू होता है, हमारे उसमें झटका हलाल कर, तो नुब्रा वाले से ही ये बस छुरा भोंगना शुरू हो जाता है। बेचारे नुब्रा मेरे ख्याल में या तो हम वो क्या इनोसेंट मानते हैं ये लोग, पॉलिटिशियन लोग, एडमिनिस्ट्रेशन लोग, जी, या तो बेवकूफ मानते हैं। तो अवाम को ये हिदायत है कि इस चीज के मुद्दे के ऊपर आप एज अ वोटर कलेक्टिवली एक होके इस मुद्दे को हर कैंपिंग में उठाना चाहिए, ना कि आप पैसे से में उलझे, पैसा ले लो। और हमारे यहाँ बुद्धिस्ट के यहाँ पार्टी चलता है, दारू चलता है, पैसा चलता है, उस चीज पे बिल्कुल ना। इस इलेक्शन ये वजूद का जंग है भाई, आपको सोच समझ के वोट करना पड़ेगा। इसका आपने एग्जिस्टेंस का है, आपने वजूद का जंग है। तो आपने नुब्रा कंसर्न स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ एक्ट 1985 जो नातौर का ऑर्डर आया था और ये डिजिटाइजेशन लैंड जो वहां से शुरू किया था, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो चीज करना पड़ेगा। जी। धन्यवाद दलदन नमग्याल जी, आपने अपनी बहुमूल्य समय में से समय निकालकर मुझे यहाँ पर इंटरव्यू दी, तो इस विषय में मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू।